आज कई वर्षों के बाद नोएडा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसने नोएडा आने का प्लान बनाया है, लेकिन योगी आज नोएडा में पीएम मोदी के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए नोएडा आ रहे हैं। दरअसल नोएडा नहीं आने के पीछे एक अंधविश्वास, एक धारणा रही है कि नोएडा आने से जो सीएम होते हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी कुर्सी चली जाती है। तो इस कारण कई सालों से जो उत्तर प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री है वो नोएडा की तरफ आए नहीं है। इसी अंधविश्वास, इसी धारणा को तोड़ेंगे आज योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज नोएडा का रुख कर रहे हैं, दरअसल जो मेट्रो लाइन जिस तरह से स्टार्ट हो रही है उसके उद्घाटन की तैयारियां जो हो रही हैं उसका जायजा लेने वाले हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर। 25 दिसंबर को वैसे कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो उससे पहले वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आज आ रहे हैं। नोएडा जब हर आम और खास का स्वागत करता है तो नेता यहां आने से क्यों डरता है? 25 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नोएडा के बोटानिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर तक जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शरीक होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंधविश्वास की दीवार तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के अशुभ को ही समाप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश का पार्ट है और हम जैसे लोगों को तो अशुभ को दूर करने के लिए लाया गया है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री नोएडा आने से बचते रहे हैं। इसके पीछे ये अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। 1985 में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और चुनाव हार गए। 1989 में एनडी तिवारी नोएडा आए तो उनकी कुर्सी चली गई। 1999 में कल्याण सिंह ने नोएडा में जमकर चुनाव प्रचार किया तो नवंबर महीने में उनकी कुर्सी भी चली गई। यही वजह है कि 2001 में राजनाथ सिंह ने नोएडा फ्लाईओवर का उद्घाटन दिल्ली से किया। 2006 में निठारी कांड हुआ, सरकार हिल गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव नोएडा नहीं आए। 2011 में मायावती नोएडा आई तो 2012 में चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। फिर दिसंबर 2016 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री नोएडा न आए तो दोष किसका? कहा जाता है कि सारा दोष रावण का है। मान्यता है कि नोएडा के बिसरख गांव में रावण का जन्म हुआ था। यही वजह है कि ये धरती अभिशप्त है और इस धरती पर आने वाले की कुर्सी वैसे ही छिन जाती है जैसे रावण का सिंहासन छिन गया था। जाहिर है जनता की सेवा के लिए चुने जाने वाले माननीयों को अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। देश हित में ये जरूरी है कि हमारे नेता तर्क के आधार पर काम करें, न कि बंधी बंधाई लकीरों के आधार पर, अफवाहों के आधार पर और गलत मान्यताओं के आधार पर, ताकि कोई भी अंधविश्वास कभी भी तरक्की के रास्ते में रोड़ा न बने। और इस पर अधिक बातचीत करते हैं। कविता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कविता, ये बताएं, न्यूज ये है कि यूपी के जो सीएम हैं वो नोएडा आ रहे हैं। नोएडा इनफैक्ट यूपी का ही पार्ट है और कई सालों के बाद कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो नोएडा की तरफ आ रहे हैं। ये अपने आप में न्यूज है और क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, ये जो एक धारणा रही है, जो एक अंधविश्वास एक तरीके से रहा है, उसको आज तोड़ देंगे अपने इस विजिट से योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए आपको बता दें कि आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे, बोटानिकल गार्डन पहुंचेंगे और जिस तरीके से 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मजेंटा लाइन है उसका इनॉग्रेशन करना है, तो जितनी भी तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची, किस तरीके से हुई हैं, उसका मुआयना करेंगे। इसके बाद वो एमिटी यूनिवर्सिटी भी पहुंचेंगे, वहां पर कुछ कार्यक्रम है, वहां वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी नोएडा में कोई यूपी के सीएम नहीं आए, लेकिन इसके पीछे धारणा ये रही कि जब भी कोई सीएम नोएडा में आकर उन्होंने किसी तरीके का इनॉग्रेशन किया है या इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और यही वजह है कि इससे पहले जो यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव, उन्होंने भी नोएडा में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो यहां आकर नहीं किया था, रिमोट कंट्रोल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। तो ये पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ सीएम आएंगे और एक कड़ा संदेश देते हुए कि अंधविश्वास को दूर रखकर जो नोएडा की परियोजनाएं हैं, जो इनॉग्रेशन है, वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे,
रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और 12 बजे के आसपास जो है पूरी जगह को खाली कर दिया जाएगा बोटैनिकल गार्डन के आसपास। और आपको बता दें कि काफी ज्यादा ट्रैफिक भी हो सकता है सेक्टर 37 के आसपास, क्योंकि 3 बजे लगभग जो है मुआयना करने वाले हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। जी, तो यानी कई सालों के बाद आ रहे हैं और आज 23 तारीख और फिर 25 तारीख को फिर जब एक फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा तब मौजूद रहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे इस मेट्रो लाइन को। आज का कुछ आप कंप्लीट शेड्यूल बता पाएंगे, कब तक रुकेंगे यहाँ पर सीएम और नोएडा में पूरा प्लान क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 12 बजे के आसपास पूरे इलाके को जो है खाली करा दिया जाएगा। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोटैनिकल गार्डन पहुंचेंगे, जहां से हरी झंडी दिखाई जानी है मजेंडा लाइन को और पूरे जितने भी काम है उसका मुआयना करेंगे। इसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी में उनका एक कार्यक्रम है, वो खत्म करने के बाद वो लखनऊ वापस चले जाएंगे और सोमवार को दोबारा जब इनॉग्रेशन तय होना है उस समय सीएम मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। तो आज का कार्यक्रम है उसमें वो एमिटी यूनिवर्सिटी में वहां पर पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे। हो सकता है कि तैयारियां किस तरीके से हैं और कई नई परियोजनाएं या कुछ ऐसा है जो वो दिल्ली और एनसीआर वालों को तोहफे में देना चाहते हैं, उस पर भी पत्रकारों से बात कर सकते हैं। जी, कविता शर्मा शुक्रिया। आगे आप नजर रखें, हम आपसे अपडेट्स लेंगे। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जेल में रहेंगे या बाहर, आज इस बात का फैसला हो जाएगा। चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले पर आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। लालू को उम्मीद है कि 2G और आदर्श घोटाले के आरोपी जिस तरह से बच गए हैं तो वो भी बची जाएंगे। आज अदालत में लालू यादव की किस्मत का फैसला होना है। दरअसल चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत का आज फैसला आने वाला है। 2G और आदर्श घोटाला मामले में हाल ही में आए फैसलों से आरजेडी सुप्रीमो और चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चारा घोटाले में भी उनके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। 2G मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर केस चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया है। लिहाजा लालू यादव की उम्मीद बढ़ गई है। भरोसा 2G के तरह अशोक चौहान को जैसे हुआ है हम लोग को भी मिलेगा। न्यायपालिका पर भरोसा है, हायरार्की है, हम सब केस में बेल पर हैं। देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए तो उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई अपनी जांच में लालू यादव को पहले ही दोषी करार दे चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी फैसला होगा उसका वो सम्मान करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग फंसाने में लगे हुए हैं, जबकि ये घोटाला उस समय का है जब लालू यादव सत्ता में नहीं थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव को अपने घोटाले की सजा मिलेगी, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सबको मानना होगा। हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, परिस्थिति कुछ भी रहे, लेकिन जनता में दिल लालू जी के लिए है, जनता साथ खड़ी है लालू जी के और हम लोग सब लोग चट्टानी एकता के तौर पे, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, नेता हो, एकजुट हैं। 2G का मामला हो, यही बीजेपी के लोग 2G चिल्लाते रह गए, घोटाला है। अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई घोटाला ही नहीं था। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको होता है, लेकिन लालू जी का कुछ ऐसा है कि जब भी उनके ऊपर कुछ लगता है तो इसी तरह के घोटाले से लग जाता है। जब सुशील मोदी ने उनपे अभी जमीन घोटाले का लगाया तो वो भी धीरे धीरे घूमते हुए परिवार के अन्य सदस्यों पर भी चला गया। तो लालू जी को घोटाले से पीछा नहीं छूट रहा है। हमारी शुभकामना है कि पीछा छूटे। और इस मामले में कुछ और रिएक्शन, कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। चारा घोटाले में जाहिर है कानून अपना काम करेगा। यहाँ कोई किसी किस्म की राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न तो लालू के हक में न तो लालू के खिलाफ। ये एविडेंस का अप्रिसिएशन का मामला है। ट्रायल कोर्ट ने लालू जी को जब दोषी ठहराया था तो जो जिन सबूतों को एक्सेप्ट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा था वो हो सकता है गलत हो या वो सही हो। मैं समझता हूं और लालू प्रसाद यादव जी खुद भी कह चुके हैं कि हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा है और हम भी उस बात को दोहराना चाहते हैं, पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, जाती नहीं होगी। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है।
उधर गुजरात में हार की समीक्षा की जिम्मेदारी इस बार खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ले ली है। इसके लिए राहुल आज को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। दौरे से पहले राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि अगर बीजेपी के पास कोई फिल्म फ्रेंचाइजी होती तो उसका नाम लाए हार्ड होता। गुजरात चुनाव में मिली हार के बाद आज पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल सोमनाथ मंदिर गए थे, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था। सोमनाथ के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो पार्टी के विधायकों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का गुजरात में पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात का भी प्लान है। इससे पहले अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक में राहुल ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी का पूरा जो फाउंडेशन है वो झूठ का फाउंडेशन है। चाहे आप 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात देखें, चाहे आप किसान को सही दाम देने की बात देखें। उधर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का टेलीविजन रेटिंग कंपनी नीलसन की तरफ से $225 करोड़ का आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट किसी भी भारतीय आईटी कंपनी को मिला सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है। यह रकम 14,400 करोड़ रुपए के बराबर है। टीसीएस के मुताबिक नया कॉन्ट्रैक्ट पहले से जारी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपअप है। कंज्यूमर रिसर्च कंपनी नीलसन साल 2007 के साथ कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। साल 2007 में कंपनी ने टीसीएस के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसे 3 साल और बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ाकर $250 करोड़ कर दी गई है। वहीं अब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 5 साल बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई है। वहीं मुंबई और कुछ दूसरे शहरों में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अधिकारियों ने कुछ ब्रोकर्स और दूसरे लोगों के घर रेड मारी है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच की जा रही है कि देश की बड़ी कंपनियों की जानकारी कैसे बाहर आ रही है, कौन इन्हें व्हाट्सएप और दूसरे चैट ग्रुप्स में भेज रहा है। सेबी के करीब 70 अधिकारियों ने इन ब्रोकर्स के घर छापा मारा है। कुछ की प्रॉपर्टी, मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज कर दिए गए हैं। साल 2017 को बाय बाय कहने और 2018 का स्वागत करने का समय करीब आ गया है। ऐसे में आप नए साल को यादगार बनाने का प्लान करने में जुटे होंगे, लेकिन हम आपकी मुश्किल हल कर देते हैं। हम इस कार्यक्रम में जिस तरह से स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि अगर आप छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं तो आपके समक्ष किस तरह के मौके उपलब्ध हैं। न्यू ईयर के करीब आते ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में पहले बुकिंग पर न केवल अच्छी डील मिलती है, बल्कि पसंदीदा लोकेशंस मिलने में भी आसानी होती है। नोटबंदी का असर कम होने से इस साल मांग बेहतर है। घरेलू लोकेशंस की बात करें तो 3 दिन 4 रात का मुंबई से शिमला का 2 बच्चों सहित फैमिली पैकेज 80,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि गोवा के पैकेज के लिए भी करीब इतना ही रेट है। अंडमान जाने के लिए 1,20,000 रुपए खर्च करने होंगे। जयपुर के लिए ऐसे पैकेज का रेट 90,000 रुपए है। इसमें 3 स्टार होटल स्टे और फ्लाइट टिकट भी शामिल होगा। इसके अलावा मुंबई के आसपास के लोकेशंस में लोनावला का पैकेज करीब 40,000 रुपए में और महाबलेश्वर का पैकेज करीब 55,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ खुद ही पहुँचना होगा। लोगों ने एडवांस प्लानिंग की हुई है, लोगों ने अपनी बचत की हुई है और उसके हिसाब से लोग आगे चल के अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और इतनी बढ़त जो देखने को मिल रही है वो नेचुरली ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 15 to 20% का, वो बहुत ही मतलब एक अहम बात है। विदेशी डेस्टिनेशंस में भी पॉपुलर पैकेजेस के भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे श्रीलंका का 2 बच्चों सहित 3 दिन 4 रात का फैमिली पैकेज करीब 1,30,000 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह सिंगापुर के पैकेज के लिए करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बाली और दुबई के लिए ऐसे ही पैकेज का खर्च 1,60,000 रुपए आएगा। मॉरिशस के ऐसे ही पैकेज के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च करना होगा। इस्तांबुल का पैकेज करीब 2.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। इसमें 3 स्टार होटल में ठहरना, फ्लाइट का खर्च शामिल होगा। डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंक्वायरीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों ने अपनी बुकिंग कर ली है और लास्ट मिनट बुकिंग इंक्वायरीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो जहाँ तक लोग जाना चाहते हैं वो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जो विंटर डेस्टिनेशंस हैं इंडिया से अच्छी। महंगे डेस्टिनेशंस में पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड के डेस्टिनेशंस की डिमांड है। इसके अलावा हाल में अनुष्का विराट की शादी के लिए मशहूर टस्कनी के बारे में भी इंक्वायरीज आ रही है। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।
वहीं अगर न्यू ईयर पर कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं तो मुंबई में रहकर भी आप इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। होटल से लेकर क्लब्स और दूसरे लोकेशंस पर आप न्यू ईयर को एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई से नेहा सिंह बता रही हैं क्या हैं ऑप्शंस। साल खत्म हो रहा है और 2018 की आने की खुशी मनाने की प्लानिंग हर कोई कर रहा है। मुंबई के बेस्ट लोकेशन पर 31st की नाइट सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ढेरों ऑप्शंस हैं। बजट के हिसाब से देखें तो मुंबई के सबअर्बन इलाके के वेस्टर्न का ऑप्शन चुन सकते हैं। 110 शेफ ने मिलकर 150 डिशेस मेन्यू में रखे हैं। यहाँ करीब 4,500 में कपल के लिए फूड एंड डिनर का ऑप्शन है, जबकि फोर सीजन में करीब 13,000 में कपल की एंट्री है। थोड़ा महंगा चाहिए तो ताज में भी 15,000 रुपए में शेफ की सिग्नेचर मेन्यू के साथ डाइनिंग का विकल्प है। जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ताज के कासाब्लांका में सुपर लग्जरी डिनर का भी ऑप्शन है। 2 लाख रुपए में प्राइवेट डाइनिंग का मजा लिया जा सकता है। एक अप्रोप्रिएट एंटरटेनमेंट जो लोगों को जो उनके नए साल को अद्वितीय बनाएगा, जो उनके नए साल को काफ़ी यूनिक बनाएगा, जिसकी मेमोरी उनको अगले साल तक भी रहेगी, ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है। हम पूरे 18th फ्लोर को, जहाँ पे हमारे 3 रेस्टोरेंट्स हैं, एक बना के उसको कंबाइन करके अराउंड 300 लोगों के लिए, कपल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी देंगे सो दे कैन ऑल रिंग इन द न्यू ईयर टुगेदर। अगर आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं सूझ रहा है तो बुक माई शो की मदद ली जा सकती है। बुक माई शो ने मुंबई में 200 से 250 इवेंट की लिस्टिंग की है, जहां जाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा सकता है। जैसे एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम में करीब 2,000 रुपए की एंट्री फीस में न्यू ईयर मनाने का विकल्प है। और पार्टी अटेंड नहीं करना हो तो स्टैंड अप कॉमेडी शो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 500 से 1,000 रुपए है। डीजे नाइट एंजॉय करना है तो आसपास के होटल्स भी अलग अलग बजट में प्लान्स ला रहे हैं। We are ensuring that depending what you are, a family, individual, couples, friends, partying type, not partying types, आपके लिए सब ऑप्शंस अवेलेबल है। सेलिब्रेशन के साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को न्यू ईयर पर बिजनेस करने का बड़ा मौका होता है। बीते साल नोटबंदी की वजह से बिजनेस थोड़ा धीमा था, लेकिन इस साल बढ़िया बिजनेस की उम्मीद है। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। क्या भारत में डीजल कार्स को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है? देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति की माने तो ये बात बिल्कुल सही है। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि साल 2020 तक भारत में ई कार्स लेकर वो आएंगे। इसके लिए मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी और टोयोटा के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बिजली से करो चार्ज और मजे से चलाओ कार। न खर्च की फिक्र, न फैलेगा प्रदूषण। हिंदुस्तान में अब साल 2020 यानी सिर्फ 2 साल बाद ही दौड़ती दिखेंगी ई कार यानी इलेक्ट्रिक कार। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल की लाइन। और ये सपना इसलिए भी हकीकत बनने की राह पर सरपट दौड़ रहा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ई कार में जा रही है हाथ आजमाने। मारुति ने की घोषणा 2020 तक देश में ई कार। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि 2 साल में कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें बाजार में आ जाएंगी। 2020 तक मारुति भारत में अपनी पहली ई कार लेकर आएगी। कंपनी ये कार सुजुकी टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में लेकर आ रही है। देखिए, मारुति को सुजुकी और टोयोटा को इनपुट देने होंगे कि गाड़ियों को हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कंज्यूमर को बेचने के लिए गाड़ियों में क्या फीचर्स देने होंगे ताकि वो गाड़ी एक्सेप्टेबल हो जाए हमारे कंज्यूमर्स को। और गाड़ी बनाना चाहे सुजुकी बनाए चाहे हम बनाए वो तो एक ही बात है, क्योंकि हमारा पेरेंट तो सुजुकी है, तो सारा ही रोल हमारा ही है। टेक्नोलॉजी वहाँ से आएगी। भार्गव के मुताबिक पार्टनरशिप करने का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक कारों में अनुभव नहीं होना है। हिंदुस्तान के हिसाब से मारुति इनपुट देगी और टेक्नोलॉजी जापान से आएगी। कंपनियां भारतीय बाजार में मांग और पसंद पर सर्वे कर रही है। इसके बाद ही कंपनी किसी फैसले पर पहुंच जाएगी। इस सर्वे के आधार पर फरवरी 2018 तक फैसला लिया जाएगा। इसके बाद 2020 तक कार बनाई जाएगी।
भारत सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ाने की कवायद में लगी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही बाजार में बिकें। अब लोगों को इसमें जीएसटी में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कंसेशन दे के रखा है, इसलिए इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ट्रक अब ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। आने वाले साल 1.5 साल में पूरा दिखेगा और केवल इलेक्ट्रिक नहीं दिखेगा, बायोफ्यूल पर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी पर चलेगी। अब एक बड़ा सवाल कि ई कार की कीमत क्या होगी। मारुति का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बिक्री में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि गाड़ियां भारतीय बाजार के बजट में हो, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि गाड़ी की कीमत ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही इसके पुर्जे भारत में बनने लग जाएंगे, कार की कीमत में बहुत ज्यादा कटौती होगी। एक सवाल और उठता है कि डीजल कारों का क्या होगा। आरसी भार्गव के मुताबिक भारत में 2018 में BS6 के नॉर्म लागू होने जा रहे हैं। डीजल कारें काफी महंगी हो जाएंगी। BS6 आने के बाद छोटी डीजल गाड़ियां की बिक्री तो शायद बंद सी हो जाएगी, बिकॉज उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी पेट्रोल कार के मुकाबले में कि शायद ही कस्टमर्स मिलेंगे जो कि छोटी गाड़ी पेट्रोल की छोड़ के और डीजल की खरीदें। देश की कार मार्केट में ई कार लाने के लिए मारुति ने कमर कस ली है। पर्यावरण के हिसाब से भी कारें बेहतर होंगी क्योंकि इनमें पॉल्यूशन ना के बराबर होगा। यानी 2020 वो साल होगा जब हम कहेंगे बाय बाय डी कार एंड लेट्स बाय ई कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।